अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको चैप्टर 6 है, यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, मैथ्स के हैं, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों स्टूडेंट के लिए है। तो साइंस वाले तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं, उनके लिए तो है ही। तो अब देखिए ये जो चैप्टर 6 है इनका थ्योरी पहले हम जानेंगे। तो आप लोग जो है कि क्लास 10th से पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को थ्योरी के बारे में जो है कि आपको मालूम है नहीं, क्योंकि 10th में क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज सूत्र लिखा दिया, एक्सरसाइज खींच दिया, वो भी नहीं लिखाते हैं, यानी जो जिस सवाल में सूत्र का प्रयोग हुआ करते हैं। तो थ्योरी क्या हो गया कि मान के चलिए कि थ्योरी यही होता है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी परिभाषा दिए गए हैं उनको हम बताएंगे आपको, जितने भी जो है कि सूत्र का प्रयोग होगा, जो नियम दिए गए हैं सभी को आपको हम समझाएंगे। तो यही क्या होता है थ्योरी, यानी इस चैप्टर का जो निचोड़ होता है, जिनसे सवाल बनेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। तो ये आपको रैखिक असमीकाएं हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज इनको बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब देखिए यह चैप्टर जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, LPP। तो उसमें देखिए लीनियर इन इक्वेशन, यहाँ पर इन इक्वेलिटीज लिखा हुआ है, वहाँ पर इन इक्वेशन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो वहाँ पर इन इक्वेशन लिखा रहता है। तो ये चीज़ होता है वहाँ पर। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट यहाँ पर इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो क्लास 12th में LPP पढ़ने की उसको ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए पहले इसके हम थ्योरी को जान लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो है कि सीरियली तैयारी चाहते हैं कि मेरा सीरियली तैयारी हो, तो देखिए हमने चैप्टर 1 से शुरू किया है। चैप्टर 1 में जितने भी वीडियो हैं तो उनको एक प्लेलिस्ट में कर दिए हैं, चैप्टर 2 में जितने वीडियो हैं उनको एक प्लेलिस्ट में कर दिए हैं, और चैप्टर 3 में जितने वीडियो हैं एक प्लेलिस्ट में कर दिए। इसी प्रकार से 4, 5 और ये क्या है 6 है। तो आपको जो है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, या नहीं तो किसी भी हैशटैग को छूइए तो प्लेलिस्ट का जो है कि वीडियो वैसे आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, सीरियली तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए इसके थ्योरी को हम बताते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर आपको है क्या, सभी परिभाषा को हमने एक जो है कि पेज पर लिख लिया है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट मधेपुरा के हैं तो वे हमारे क्लासेज पर भी आकर के पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। अब देखिए ऑनलाइन वाले तो कहीं के भी स्टूडेंट ने है पढ़ेंगे ही। तो देखिए ये मेरे क्लासेज का नाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इनका पहला परिभाषा जो आता है असमीका, इनइक्वालिटी बोलते हैं, इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम क्या हो गया, रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। अब असमीका को हम जानेंगे। तो देखिए ऐसे कथन जिसमें चर या चरों में दो व्यंजकों के बीच संकेत, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि लेस देन है, लेस इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर इक्वल टू है, प्रयुक्त होते हैं असमीका कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि ऐसे कथन जिसमें चर या चरों में दो व्यंजकों के बीच संकेत, यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा छोटा या बराबर, बड़ा बड़ा या बराबर प्रयुक्त होते हैं असमीका कहलाते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और लिखते जाइए, परिभाषा को उतारते जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनके PDF के लिए, थ्योरी के PDF के लिए, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि असमीका का प्रयोग। अब मान के चलिए कि चैप्टर है, इसका सवाल बनाएंगे तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कुछ ना कुछ तो उपयोग होना चाहिए। जब आप जानकारी ले रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रयोग होना चाहिए। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यूज ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखिए गणित में इसका प्रयोग होता ही है, गणित की समस्या को समाधान करने के लिए, सांख्यिकी में तो होता ही है। उसके बाद मनोविज्ञान में इसका प्रयोग होता है, और इष्टम कार्य समस्या को हल करने में इसका जो है कि प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए अब तीसरा इसका परिभाषा है समीकरण। समीकरण, अब देखिए समीकरण क्या है, तो आप लोग समीकरण बहुत दिनों से जो है कि प्रयोग करते आए हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं।
तो समीकरण में क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें चर राशि या चर राशियों वाले दो व्यंजकों के बीच बराबर का साइन लगा हुआ हो, क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। देखिए समीकरण का मतलब ये हो गया बराबर। जैसे मान के चलिए कि अभी आप लोग क्या पढ़ते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 2। तो देखिए बराबर का चिन्ह लग गया ना। और कुछ भी जैसे ax प्लस बी वाई बराबर 2, x बराबर 2 प्लस वाई, यानी बराबर का जब चिन्ह लगा रहेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। रैखिक असमीका में क्या होगा कि बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहेगा। अब यहीं पर हम एक जो है कि उदाहरण आपको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, देखिए अगर आपको रहेगा ax प्लस बी वाई ऐसे लेस देन c, तो ax प्लस बी वाई लेस देन क्या हो गया c। तो देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसी को असमीका कहते हैं। अ मीन्स क्या? नहीं, असमीका मतलब क्या? समान, जो समान नहीं हो, ऐसे भी समझिए। असमीका, अ मीन्स नहीं होता है, समीका मतलब क्या? समान। तो बराबर का चिन्ह जिसमें नहीं लगा रहेगा उसी को हम कहेंगे असमीका, और जिसमें बराबर का चिन्ह लगा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? समीकरण। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब इसी में आते हैं इंटरवल्स। तो देखिए इंटरवल्स को जो है हम वैसे भी पढ़ा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, फिर भी यहाँ पर भी हम चर्चा कर देते हैं। देखिए इंटरवल्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इंटरवल्स आपको 4 प्रकार के होते हैं। विस्तृत रूप से जानना हो तो आप लोग जो है कि चैप्टर फर्स्ट का थ्योरी वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को वहाँ पर हमने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है कि इंटरवल्स क्या है। तो यहाँ पर जो है कि हम चर्चा कर देते हैं। तो ओपन, देखिए ओपन इंटरवल होता है। पहला क्या होता है? ओपन इंटरवल। तो ओपन मतलब क्या? खुला। इंटरवल मतलब क्या? अंतराल, खुला अंतराल, खुला अंतराल। आप लोग कॉपी पर उतारते जाएंगे। तो खुला अंतराल। अब देखिए खुला अंतराल में हम क्या करते हैं कि छोटी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, यानी ए और बी अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं तो छोटी कोष्ठ में रखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। अब देखिए बड़ी कोष्ठ को ऐसे पलट दीजिए। देखिए समझिए कि दरवाजा है, दरवाजा को खोल दिए तब ना ओपन होगा। तो ऐसे बड़ी कोष्ठ को पलट दीजिए, तो उसको भी, यानी छोटी कोष्ठ को अगर लिखना है तो बड़ी कोष्ठ को पलट दीजिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ये लिखने का तरीका है। इसका अर्थ हो गया x बिलोंग्स टू r, यानी x कोई अगर इसमें आएगा तो उनका जो मान होगा, जैसे a और b है ना, तो a और b तो हम बोलते हैं कि x जो है कि इस इंटरवल यानी ओपन इंटरवल का सदस्य है। x जो है ओपन इंटरवल ए बी का सदस्य है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि x जो है a और b के बीच में आएगा। x जो होगा वो a और b के बीच में आएगा। तो देखिए इक्वल टू नहीं लगा रहेगा, यानी x का मान a और b के बीच में होगा। कहने का अर्थ हो गया कि a का मान अगर 2 रहे और b का मान अगर आपको 4 रहे तो x का मान क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 ही 2 और 4 के बीच में आएगा। यानी x का मान आपको अगर 2 रहे और b का मान आपको 6 रहे तो x का मान क्या सब हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ओपन इंटरवल समझ चुके हैं। अब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज मतलब क्या होता है? आप लोग ना बोलते हैं वो मेरे क्लोज हैं। तो मतलब क्या? नज़दीकी, ये नज़दीकी मामला हो जाता है। तो क्लोज्ड इंटरवल, इसका हिंदी होता है बंद अंतराल। हिंदी होता है बंद अंतराल। अब बंद अंतराल में देखिए, जैसे बंद अंतराल का चर्चा हो गया तो समझ लीजिए कि बड़ी कोष्ठ लगेगा। क्लोज्ड में क्या लग जाता है? बंद। बो से बंद, बो से बड़ी, ऐसे भी आप लोग समझेंगे तो बड़ी कोष्ठ लग जाएगा। तो बड़ी कोष्ठ ए भी हो गया बराबर। अब देखिए अगर कोई संख्या x इस बंद अंतराल ए बी में है, कोई संख्या x बंद अंतराल ए बी में है, तो इसका अर्थ यह हो गया क्लोज मतलब क्या? नज़दीकी, उसको भी काउंट करते हैं। यानी x का तब मान या तो a से लेकर के b तक हो सकता है। x का मान a से लेकर के b तक होगा। यही हुआ। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर मान के चलिए कि a का मान 2 रहे और b का मान क्या रहे? 3 रहे,
तो x का मान अगर हम लिखने के लिए कहेंगे तो 2 और 3 भी लिखेंगे। तो समझ लीजिए कि क्लोज इंटरवल रहता है तो इक्वल टू भी लग जाता है, इक्वल टू भी लग जाता है, यानी a और b उसको भी हम काउंट करते हैं। यानी 2 रहे और b का मान छोड़े तो x का मान 2 से लेकर के 6 तक लिखना होगा। ओपन में क्या होता है कि अगर a का मान 2 रहे और b का मान छोड़े तो 3 से लेकर के 5 तक मान लिखना होगा, यानी a और b को छोड़ देते हैं क्योंकि इक्वल टू तो नहीं लगा है, इसलिए वहां से काउंट नहीं करते हैं। अब तीसरा इसका जो है इंटरवल का प्रकार वह है कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन मतलब खुला और क्लोज्ड मतलब क्या, बंद। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल, खुला बंद अंतराल। तो देखिए खुला, तो खुला जैसे लग गया तो आप लोग को बताए ना, खुला में छोटी कोष्ठ का प्रयोग होता है। तो खुला पहले क्या है, खुला लिखा तो पहले छोटी कोष्ठ होगा और बाद में क्या है क्लोज्ड। तो क्लोज्ड मतलब क्या, बंद। बंद मतलब क्या, बड़ी कोष्ठ। तो देखिए बाद में बड़ी कोष्ठ का प्रयोग हुआ। या छोटी कोष्ठ को हम क्या लिखते हैं, बड़ी कोष्ठ को पलट दीजिए, उल्टा लिख दीजिए तो छोटी कोष्ठ यानी दरवाजा खुल गया, समझिए। तो ई ए बी है तो ए बी है, ये भी हो गया ना। ई बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ है, ये है। तो अब देखिए x का मान अगर इंटरवल ए बी में हो तो इसका अर्थ यह हुआ, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, बड़ी कोष्ठ अति मझली कोष्ठ में लेते हैं x बिलोंग्स टू r, यानी x जो लेंगे मान वो एक रियल नंबर है। अब देखिए तो पहले क्या है ओपन, तो ओपन में देखिए ऊपर में जो लिखा है तो ओपन में देखिए इक्वल टू नहीं लगता है, कहीं पर भी नहीं। तो पहले क्या है ओपन, तो पहले इक्वल टू नहीं लगेगा। अब बाद में क्या है क्लोज्ड, तो बाद में देखिए इक्वल टू लगाना पड़ गया। तो यही इसका अर्थ हुआ, यानी x का जो मान होगा a से बड़ी b तक होगा। कहने का अर्थ हो गया कि अगर x का मान, a का मान अगर 2 हो, a का मान 2 और b का मान क्या हो 5 हो, तो x का मान क्या होगा 2 से बड़ी, यानी 3 4 5 तक होगा इक्वल टू, यानी क्लोज्ड। तो क्लोज्ड b के साथ क्लोज्ड है तो इसलिए b को भी काउंट किया जाता है। उसके बाद अब देखिए पांचवा, इसका चौथा प्रकार देखिए, इनको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड मतलब बंद, ओपन मतलब क्या खुला, तो बंद मतलब बड़ी कोष्ठ, खुला मतलब छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। तो अब देखिए तो छोटी कोष्ठ हो गया, फिर क्लोज्ड है। इन्हीं को हम देखिए, इन्हीं को लिखने का तरीका, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये देखिए बड़ी कोष्ठ हो गया ना, ये ई हो गया ना, ये बी हो गया ना। अब देखिए ये जो छोटी कोष्ठ है ना, ये छोटी कोष्ठ, तो बड़ी कोष्ठ को पलट देंगे तो उसी को छोटी कोष्ठ हम बोलते हैं, यानी ओपन। दरवाजा क्या हो गया, खुल गया, दरवाजा को हम खोल दिए। अब लिखने का इसका क्या अर्थ हुआ, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है एक रियल नंबर है। तो x जब रियल नंबर है तो अंतराल देखिए बंद खुली अंतराल, यानी बंद खुली अंतराल ए बी में x है। ए बी में क्या है, x का मान क्या सब होगा, तो देखिए पहले क्या है बंद है, तो पहले बंद है। तो देखिए आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि बंद का प्रयोग जैसे ही होगा तो इक्वल टू का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए ए के तरफ क्या है बंद है ना, तो ए के बाद देखिए इक्वल टू लग जाएगा। अब बी के तरफ क्या है खुली है, तो बी से कम में होगा, बी से कम ही होगा। तो आप लोग समझ चुके हैं, अगर खुला शब्द का जिधर प्रयोग होगा उधर इक्वल टू का प्रयोग नहीं करना है, और जिधर बंद शब्द का प्रयोग होगा तो इक्वल टू का प्रयोग हम कर देते हैं। तो आप लोग उतारते जाएंगे। अगर इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ए का मान अगर आप 2 ले लेते हैं, बी का मान जो है देखिए एक ही एग्जाम्पल दे रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं कि यही एग्जाम्पल होगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ए का मान 2 ले रहे हैं, अब बी का मान के चलिए कि आप जो है कि 6 ले रहे हैं। तो ए का मान है 2 और बी का मान है 6। तो अब देखिए तो यहाँ पर 2, तो x का मान क्या होगा, तो 2 से लेकर के 5 तक होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर b की जगह 6 रखेंगे तो 6 से छोटे ना, तो 6 से छोटा क्या होगा 5 है ना, तो इसलिए 2 से लेकर के
अब 5 तक होगा। तो यही इंटरवल है। अब क्या है कि इन्फिनिटी, अनंत। अनंत का तो आप लोग परिभाषा, अनंत आप लोग बहुतों बार लिखते आए हैं। देखिए तो अनंत क्या होता है, यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स के बाहर, रियल नंबर्स के बाहर हम 2 संकेतों का प्रयोग। तो अब देखिए अनंत, अनंत मतलब क्या, कोई जिसका अंत ही नहीं हो, वो मीन्स नहीं, अंत जिसका अंत नहीं हो। तो अब देखिए तो रियल नंबर हम लेते हैं, तो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों नंबर आ जाता है। उसके बाहर भी हम 2 संकेत का प्रयोग करते हैं, एगो माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट का अस्तित्व मानेंगे, जिन्हें हम माइनस इन्फिनिटी तथा प्लस इन्फिनिटी कहेंगे। तो यही क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। यानी इसी को हम इसको माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, इसको प्लस इन्फिनिटी कहते हैं। यानी माइनस अनंत, ये क्या हो गया आपका प्लस अनंत। तो समझ चुके हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कभी कभी देखिए अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। ये परिभाषित नहीं है, इसका चाहेंगे कि हम परिभाषा दे दे तो इसका परिभाषा नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। ये अपरिभाषित पद है, तो ये इनको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब चलिए अगले चीज को देखिए। तो अगले चीज में यहाँ पर देखिए क्या है कि कहेंगे तथा जिसके लिए निम्नलिखित तथ्य माना जाएगा। अब देखिए इसका तथ्य भी जान लीजिए, क्या सब तथ्य माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान के चलिए कोई मान x लेंगे तो कभी भी होगा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा ही होगा, और कभी भी होगा तो प्लस इन्फिनिटी से छोटा। अगर कोई मान x लेंगे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, ना तो बराबर इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है और न ही माइनस इन्फिनिटी के बराबर तक पहुंच सकता है। यानी माइनस इन्फिनिटी से x का मान बड़ा होगा, प्लस इन्फिनिटी से x का मान छोटा होगा। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे उसके लिए कह रहा है। तो x बराबर अनंत लिखने का अर्थ है, अब देखिए x बराबर अनंत लिखने का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, x बड़ी से बड़ी वास्तविक संख्या से भी बड़ा है। अगर आपको x बराबर इन्फिनाइट दिया है तो इसका अर्थ यह हो गया कि x बड़ी से बड़ी वास्तविक संख्या से भी बड़ा है। आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे। तथा अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा कि x कोई निश्चित संख्या नहीं है, x कोई निश्चित संख्या नहीं है। 2 पॉइंट बनता है। तो x जो है कि बड़ी से बड़ी वास्तविक संख्या से भी बड़ी है, तो इसलिए x कोई निश्चित संख्या नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि x बराबर जो इन्फिनिटी है तो x बराबर आप 2 रख सकते हैं, अब नहीं रख सकते हैं। इसलिए x इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट जो होता है निश्चित संख्या नहीं होती है। हो गया। अब इन्फिनाइट का गुण देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंसेंगे। और जो स्टूडेंट इसको याद रख लेंगे तो जनरल कंपटीशन IIT JEE मेंस तक में उनको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है कि फॉर्मूले का यूज है। अब देखिए फॉर्मूले को हम लिख दें, ये सभी समझिए कि फॉर्मूले हैं। अब देखिए इन्फिनिटी के गुण प्रॉपर्टीज हैं। इन्फिनिटी के क्या सब प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, अगर इन्फिनिटी 2 को इन्फिनिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। 2 इन्फिनिटी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा, अनंत ही प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर माइनस इन्फिनिटी में x जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इन्फिनाइट में, अनंत में कुछ भी जोड़िए या घटाइए तो अगर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तीसरा पॉइंट देखिए इसका प्रॉपर्टी, गुणधर्म जिनको हम बोलते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या है कि 2 को इन्फिनिटी को जोड़ देंगे, 2 को इन्फिनिटी को जोड़ देंगे तो इन्फिनिटी ही आपको प्राप्त होगा। अब देखिए इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है, गुणधर्म। तो 2 को इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। पांचवा गुणधर्म देखिए, 2 को माइनस इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी प्राप्त होगा। क्यों, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका छठा प्रॉपर्टी देखिए,
प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अगर प्लस और माइनस इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा? माइनस इन्फिनिटी। देखिए प्लस और माइनस इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है। अब इसका 7वां पॉइंट देखिए, तो 7वां पॉइंट क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसका 8वां पॉइंट देखिए, एक्स और इन्फिनिटी को गुना करेंगे, एक्स और इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा। देखिए प्लस इन्फिनिटी है तो एक्स और इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा। कब माइनस इन्फिनिटी होगा? जब x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा, तो 0 से कोई भी मान छोटा हो तो क्या हो जाता है? माइनस में नहीं हो जाता है। 0 से कोई मान छोटा लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो माइनस वाला संख्या इन्फिनिटी में गुना होगा तो वो कर देगा इसको माइनस। अब x का मान अगर मान के चलिए कि 0 से बड़ा हो तो प्लस इन्फिनिटी ही होगा। तो इन्फिनिटी में किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वह इन्फिनिटी ही होता है, बशर्ते वो अगर 0 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 से बड़ा है तो प्लस इन्फिनिटी होगा। फिर देखिए 0 को देखिए, अब 0 और इन्फिनिटी को गुना कर देंगे, 0 और अनंत को गुना कर देंगे तो वो होता है 0। याद रखिए 0 ही एक ऐसा चीज़ है, देखिए इन्फिनिटी को भी 0 कर दिया। इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी रहे, इन्फिनिटी पर पावर इन्फिनिटी रहे तो आपको इन्फिनिटी ही होता है। अब देखिए इसका 11वां प्रॉपर्टी क्या है कि 2 को इन्फिनिटी को घटाएंगे तो ई होता है मीनिंगलेस होता है, इसका अर्थहीन होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया? मीनिंगलेस, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। दूसरा देखिए इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, ई भी आपको हो गया मीनिंगलेस, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। यानी ना तो घटो वाला का अर्थ निकलता है ना ही भागा वाला का अर्थ निकलता है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है कि अनंत अंतरालों, तो इसमें देखिए अनंत अंतरालों में क्या सब होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अंतराल है, जैसे अंतराल, इसी को अंतराल बोलते हैं, अंतराल इंटरवल। तो ए है क्लोज्ड इंटरवल ए, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, क्लोज्ड देखिए ये क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल ए और खुला अंतराल इन्फिनिटी। तो अब कोई मान x लेंगे तो देखिए तो वही बात, जिधर बंद है उधर इक्वल टू, जिधर ओपन है उधर इक्वल टू नहीं लगेगा, पहले जो अंतराल पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिए कभी भी इन्फिनिटी के तरफ बड़ी कोष्ठ भूल से भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपको इंटरवल लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता है। इन्फिनिटी से जब कभी मान लेंगे तो वह उनसे छोटा ही होगा, इसलिए इन्फिनिटी के तरफ आप इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर जो है कि ओपन, दोनों क्या है? ओपन है इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में क्या है कि ए इन्फिनिटी, अब कोई मान x लेंगे, इस इंटरवल में कोई मान x लेंगे तो देखिए इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, तो x का मान जो होगा a से बड़ा होगा, इन्फिनिटी से छोटा होगा, a से बड़ा इन्फिनिटी से छोटा। तो अब देखिए वही चीज़, यानी दोनों बगल ओपन हो तो इक्वल टू हम नहीं लगाते हैं, यानी a और इन्फिनिटी, तो a और इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी और a, तो कोई मान x लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी और a के बीच में होगा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और a के बीच में होगा, क्योंकि ओपन है तो इसलिए इक्वल टू हम नहीं लगाएंगे। अब इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, कोई भी मान x लेंगे तो वह इसके बीच में ही होगा। उसके बाद अब देखिए इनका जो 8वां परिभाषा है कि एक चर में रैखिक असमीका, तो एक चर में रैखिक असमीका का फॉर्म क्या है? तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो एक चर में रैखिक असमीका का जो फॉर्म है वह निम्नलिखित रूप की असमीका एक चर में रैखिक असमीका कहलाती है। इसका परिभाषा लिख लीजिए, एक चर में रैखिक असमीका किसे कहते हैं? एक चर में रैखिक असमीका किसे कहते हैं?
तो निम्नलिखित रूप की असमीका एक चर में रेखिक असमीका कहलाती है। तो देखिए एगो चर x है ना, एगो चर क्या है x है, एक गो चर है, एक गो चर है, एक गो चर है, तो इसी को हम बोलते हैं एक चर में रेखिक असमीका। अगर देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा रहता तो समीकरण हो जाता है, तो समीकरण में इक्वल टू लगा रहता है। अब देखिए ये क्या हो गया, छोटी बड़ी, बड़ी या बराबर, छोटी या बराबर का चिन्ह लगा रहेगा तो वो आपको क्या होगा, असमीका होगा। देखिए ax प्लस बी 0 से छोटी है, ax प्लस बी, अब देखिए 0 से बड़ी है ax प्लस बी, अब देखिए लेस इक्वल टू है, छोटी या बराबर है ax प्लस बी, बड़ी या बराबर है 0 से। अब देखिए दो चरों में रेखिक असमीका, दो चरों में रेखिक असमीका का फॉर्म क्या होता है। तो अब देखिए लीनियर इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इनइक्वालिटी इनटू वेरिएबल्स। अब इनका फॉर्म देखिए होता है ax प्लस बी वाई लेस सी। तो दो गो चर है ना, नहीं आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, एक चर वाले रेखिक समीकरण, ये सब तो आप लोग पूर्व से पढ़ते आए हैं क्लास 10वीं से। तो देखिए एगो चर x हो गया, दूसरा चर क्या हो गया y, तो इसलिए बोलते हैं कि दो चर में रेखिक समीकरण। तो इसी का फॉर्म, तो चारों चिन्ह का प्रयोग कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए छोटी बड़ी, छोटी या बराबर, बड़ी या बराबर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दो चरों में रेखिक असमीका। दो गो चर का प्रयोग किए और तीन गो चर का जेड का भी प्रयोग कर देंगे तो तीन चरों में रेखिक असमीका। तो असमीका किया, ओ मीन्स नहीं है, असमीका मतलब क्या, समान, यानी बराबर का चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे तो वो आपको क्या होगा, असमीका होगा। तो असमीका का यही पहचान है, इसको असमीका बोलते हैं, इसको, ये सभी जो चिन्ह है असमीका के सूचक हैं। अब चलिए 10वां परिभाषा को जानिए, वर्ग असमीका किसे कहते हैं। इनका इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो देखिए माना कि a और b और शून्य वास्तविक संख्याएं हैं, अब माना कि c कोई वास्तविक संख्या है तथा x और y दो चर हैं, तो निम्नलिखित रूप का असमीका चर x में एक वर्ग असमीका कहलाता है। तो वर्ग क्या, आप लोग ने द्विघात समीकरण पढ़े थे, दो की घात, तो दुई की घात को वर्ग कहते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0, तो स्क्वायर वाला मान प्रयोग होगा ना, इसी को हम वर्ग असमीका कहेंगे। कोनो दिक्कत है इसमें। अब है पुनर्स्थापन समुच्च। पुनर्स्थापन समुच्च इंग्लिश होता है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट, आप लोग कॉपी पर परिभाषा को उतारते जाएंगे। तो किसी असमीका का रिप्लेसमेंट सेट वह सेट जिसमें असमीका में आई चर का मान दिया जाता है। तो रिप्लेस कर देते हैं, कोई भी चर आएगा उसका हम मान कोई कुछ दे देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। अब अगला देखिए, असमीका का हल, सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट सेट में रिप्लेसमेंट सेट में स्थित चर के वे मान जो असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं असमीका के हल कहलाते हैं। तो अब देखिए इसमें होता है क्या कि जो मान का प्रयोग करेंगे वो मान को संतुष्ट कर देगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, असमीका का हल बोलते हैं। उसके बाद अब देखिए 13वां ये परिभाषा जो है कि हल समुच्च। हल समुच्च सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट क्या है कि किसी असमीका के सभी हलों का सेट असमीका का हल समुच्च कहलाता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि x लेस देन क्या करते हैं 5, x लेस देन 5। तो अगर मान के चलिए कि x नेचुरल नंबर है तो x का मान 1 से लेकर के क्या हाँ तक होगा, 4 तक नहीं, x का मान जो है कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो अब देखिए अब इसका सेट कैसे लिखेंगे, इसका अगर हम सेट आपको लिखने के लिए दे दे, मान के लिए कि वह सेट A है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे 6 7 8 9 10 ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिट तक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
हल समुच्चय बोलते हैं। x का मान 5 से बड़ा है। असमीका का हल क्या हो गया? देखिए हल क्या होता है, अब कोई समीकरण आपको दिया रहता है, जैसे 2x + 3y = 4, तो x और y का मान रख दिए तो 4 के बराबर 4 गया, तो हम क्या कहते हैं, वह उसका हल है। तो उसी प्रकार से असमीका का मान वह मान होता है, हल वह होता है जो उस असमीका में रखिए, उस असमीका में रखिए, अगर संतुष्ट कर देगा तो असमीका का हल कहलाता है। अब देखिए पुनर्स्थापन समुच्चय और हल समुच्चय, पुनर्स्थापन समुच्चय और हल समुच्चय। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज दिया है। देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक है, 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक। तो अब देखिए अगर 9 तक आपको दिया है कोई सेट और कह रहा है कि x का मान जो है कि 5 से बड़ा है, x का मान 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा छाटेंगे 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 छाट लीजिए। फिर अब देखिए इसमें ये जो है क्लोज इंटरवल में -10, 12 है, -10, 12, तब -10 से लेकर के -10 12 तक कह रहा है, तो इसका हल समुच्चय लिखना है। क्या लिखना है? हल समुच्चय। तो देखिए x का जो मान है वो क्या है, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, यानी 6 से शुरू हुआ है। किससे कहाँ शुरू हुआ है? 6 से शुरू। तो इनको देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, 12। अब कहेंगे यहाँ पर 6 क्यों लिए, तो अगर यहाँ पर आप 6 लेंगे तो इधर बड़ी कोष्ट करना पड़ेगा, बड़ी कोष्ट। आप 5 लेते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि x का मान 6 से शुरू होगा, क्योंकि 5 से बड़ी, जिधर खुली रहता है उधर शुरुआत में खुली रहे तो बड़ी मान लेना होगा, यानी 5 यानी 6 से शुरू होगा मान, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए -10 और 0 के बीच में मान x का क्या निकलेगा, तो x का मान 5 से बड़ा है यानी 6, तो -10 और 0 के बीच में 6 आएगा ही नहीं। -10 और 0 के बीच में बोलिए 6 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए इसका क्या होगा, हल समुच्चय इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर आप दो यहाँ पर व्यंजकों के लिए चिन्ह योजना ये सब जो है कि फॉर्मूले होता है, इनको आप देख सकते हैं, सिद्ध करना होता है इनको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए अगला परिभाषा जो है कि रेखिक असमीकाओं का निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। 2 या 2 से अधिक रेखिक असमीकाओं को एक साथ लेने पर बना निकाय रेखिक असमीकाओं का निकाय कहलाता है। अब देखिए 2 या 2 से अधिक जो है कि रेखिक असमीका को एक साथ ले लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखिक असमीकाओं का निकाय। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इनका परिभाषा क्या होगा, तो रेखिक असमीकाओं के निकाय का हल समुच्चय का निकाय के सभी असमीकाओं के हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होगा। समझिए, रेखिक असमीकाओं के निकाय का हल समुच्चय निकाय के सभी असमीकाओं के हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होगा। तो रेखिक असमीका आपको दिया रहेगा, उनका जो हल समुच्चय होता है, हल समुच्चय आप देखिए सभी असमीकाओं का हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होगा। तो यानी जितने भी आपको रेखिक असमीकाएं दिए रहेंगे उनको हल करके जो मान निकालेंगे वही क्या होता है, हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होता है, हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होता है। जैसे मान के चलिए कि आप लोग इक्वेशन को हल करते हैं, तो x और y वाले इक्वेशन को हल करते हैं, मान के लिए x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि वह संतुष्ट करता है। अदरवाइज मान के चलिए कि 2 और 3 के अलावा अन्य मान भी रखते हैं, फिर भी उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि जब आप जो है कि ग्राफ बनाते हैं तो उसमें देखिए x और y का मान जो कि कॉलम में लेते हैं, डिब्बा में जो बनाते हैं x y का जो मान रखते हैं, एक ठो मान थोड़े रखते हैं, एक से अधिक मान लेते हैं, वो भी जो एक समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, करता है। लेकिन काटा करके जो मान निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, यानी ओ मीन्स नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा, यानी वह मान जो है आपको एक ही वो प्राप्त होता है, x और y का। फिर देखिए
वास्तविक संख्या का मापांक या निरपेक्ष मान, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, कह रहे कि यदि x कोई नंबर हो तथा x के मापांक को मॉडुलस x से सूचित किया जाता है या निम्न प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो अब देखिए निरपेक्ष मान या मापांक किसे कहते हैं, तो मोड x को हम कहते हैं। किसको कहते हैं, मोड x को। तो मोड जब हटाएंगे तो x माइनस x होगा, कब होगा, जब x का मान 0 से कम होगा। तो 0 से मान कम होगा तो -1 -2 तो निगेटिव होता है। फिर देखिए मोड x का मान x होगा, कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। फिर मोड x का मान 0 हो सकता है, कब होगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा। अब अगला देखिए, असमीका का आलेख, ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी। तो देखिए दिए गए असमीकाओं में से किसी अगर आपको कोई असमीका दिया रहेगा उसमें से किसी का भी आलेख खींचने के लिए आपको निम्नलिखित नियम का पालन करना पड़ेगा। कौन सा नियम का पालन करना होता है, तो बिल्कुल खाँटी मेथड से यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए किसी भी असमीका का आलेख कैसे बनाएंगे, तो आपको असमीका दिया रहेगा सवाल में, तो उनको बनाने के लिए निम्नलिखित नियम यहाँ पर हम लिख दिए। पहला नियम क्या है कि स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 का आलेख खींचें। यानी आपको जो असमीका दिया रहेगा यहाँ पर लेस देन करके रहे, ग्रेटर देन करके रहे, उनको पहले समीकरण बना लेना है। यानी असमीका को हटा करके बराबर चिन्ह दे देना है, और चिन्ह दे करके जो है कि उनका आलेख खींचना है। और फिर दूसरा स्ट्रेट ax + by + c = 0, एक्स वाई तल दो भागों में बांटेगा। तो देखिए x और y दो को क्या है, यहाँ पर चर राशि है। तो अब देखिए x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो एक्स वाई प्लेन यानी तल को जो है कि दो भागों में बांटेगा। इनमें से एक भाग असमीका ax + by + c, ax + by + c < 0 का आलेख होगा, और दूसरा भाग असमीका ax + by + c < 0 का आलेख होगा। ये चीज होगा। होने के बाद अब देखिए अगला तीसरा कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा कि लाइन ax + by + c = 0 के बिंदु आलेख में सम्मिलित तभी होंगे जब असमीका में बराबर चिन्ह भी लगा हो। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि लाइन ax + by + c = 0 के बिंदु आलेख में सम्मिलित तभी होंगे जब असमीका में बराबर का चिन्ह लगा रहे। तो देखिए कभी क्या होता है, जैसे असमीका के लिए हम बताए थे, कुछ एग्जाम्पल लिए थे। तो देखिए यहीं पर असमीका हम लिए थे, तो कभी क्या करते थे कि देखिए इक्वल टू नहीं लगा है इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू भी लगा है, बराबर का चिन्ह। तो जब बराबर का चिन्ह लगा रहता है तब हम उस बिंदु को जो है कि असमीका में भी सम्मिलित करते हैं, नहीं तो उस लाइन से थोड़ा सा हट के हमको रंगना पड़ता है। इक्वल टू लगा रहेगा तब ना, देखिए मान के चलिए कि इक्वल टू लगा रहेगा तब ना यहाँ सीमा से इधर रंगेंगे। अब मान के चलिए कि इक्वल टू नहीं लगा है तो इसका मतलब कि इससे हट के ही है, तो हट के ही रंगना होता है। तब डॉटेड लाइन में रंगना होता है, तब डायरेक्ट लाइन नहीं खींच सकते हैं। या नहीं तो अगर आप खींचेंगे तो डायरेक्ट लाइन खींचेंगे, तो डायरेक्ट लाइन खींचने के लिए इक्वल टू लगा रहना चाहिए। अगर डायरेक्ट लाइन खींच दिए तो रंगेंगे तो उससे हटा के रंगेंगे, या नहीं तो डॉटेड लाइन रूप में लाइन को खींचना होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अर्ध तल हाफ प्लेन, तो एक लाइन एक्स वाई प्लेन को रेखा के अतिरिक्त दो भागों में बांटती है। तो इन दो भागों में से प्रत्येक भाग जो है कि एक अर्धतल कहलाता है। तो देखिए अगर एक्स वाई प्लेन को रेखा दो भागों में बांटती है तो इसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धतल कहते हैं। तो आधा तल मान के चलिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स देखिए ई वाई है और ई एक्स है, तो एक्स वाई प्लेन है प्लेन। अब देखिए ई एगो कोई रेखा है, ई कोई एगो रेखा है। तो देखिए इस प्लेन को एक भाग इधर का हो गया, एक भाग इधर का हो गया, तो मान के चलिए इसको हम पहला भाग मान लेते हैं, इसको दूसरा भाग मान लेते हैं। तो देखिए इसी को हम इधर के भाग को हाफ प्लेन, इधर के भाग को हाफ प्लेन कहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ मतलब आधा, अर्ध, प्लेन मतलब क्या, तल। अब मान के चलिए कोई रेखा हम ऐसे खींच दिए,
तो अब देखिए ये ऊपरले भाग को हम ऊपरी अर्थतल कहते हैं और निचले भाग को निचली अर्थतल कहते हैं, निचला अर्थतल। तो यही अर्थतल है, यानी एक लाइन एक्स वाई प्लेन रेखा के अतिरिक्त दो भागों में बांटती है, तो इन दो भागों में से प्रत्येक एक अर्थतल कहलाता है। अब देखिए खुला अर्थतल, ओपन हाफ प्लेन। खुला अर्थतल क्या है? तो देखिए एक्स वाई प्लेन में कोई अर्थतल ओपन हाफ प्लेन कहलाता है, खुला अर्थतल कहलाता है यदि दोनों अर्धतलों को अलग करने वाली रेखा का कोई बिंदु इस अर्धतल में न हो। तो देखिए खुला जखन रहेगा ना ओपन, तो इक्वल टू नहीं लगाना है। समीकरण लिखिए, देखिए इक्वल टू नहीं लगा रहे, इसी असमीका को हम क्या कहते हैं? खुला अर्थतल कहते हैं। इक्वल टू नहीं लगा असमीका में तो खुला हो गया, इक्वल टू लग गया तो बंद अर्थतल हो गया। अब बंद अर्थतल देखिए क्लोज्ड हाफ प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में कोई हाफ प्लेन क्लोज्ड हाफ प्लेन कहलाता है यदि दोनों अर्थतलों का अलग करने वाली रेखा के सभी बिंदु इस हाफ प्लेन में सम्मिलित होता है। यानी देखिए इक्वल टू लगा दीजिए, असमीका में इक्वल टू लगा दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थतल बोलते हैं। सबसे एकदम इजी रूप में समझिए। अब अगला रूल्स देखिए, रूल्स फॉर सोल्विंग एन इक्वेशन। तो असमीका को हल करने का नियम क्या है? तो रूल पहला है कि असमीका में दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जा सकती है। किसी भी असमीका को हल करेंगे ना, तो असमीका को हल करने का रूल है कि असमीका में दोनों तरफ देखिए समान संख्या आप जोड़ सकते हैं। और रूल दूसरा है कि असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाई जा सकती है। तो दोनों तरफ जो है कि नियम ये है, आप लोग पहले से जानते हैं, जो प्रोसेस इधर करेंगे वही प्रोसेस इधर करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाई जा सकती है, यानी समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं। और तीसरा रूल देखिए, दोनों तरफ समान संख्या से गुना भी की जा सकती है। तो दोनों तरफ समान संख्या से अगर लेफ्ट साइड 2 से कर रहे हैं तो राइट साइड भी 2 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका जो है कि रूल चौथा रूल देखिए, तो असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग की जा सकती है। तो समान संख्या से भाग भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राइट साइड जो है कि 2 से भाग देते हैं तो लेफ्ट साइड भी 2 से भाग देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रूल 5वां जो है कि खतरनाक रूल है, इसको याद करना है सिर्फ। देखिए असमीका के दोनों पक्षों में अगर निगेटिव संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर माइनस से आप गुना करेंगे तो आपको जो है कि चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी बड़ी है तो छोटी हो जाएगा, छोटी है तो बड़ी घूम जाएगा। अब देखिए तो असमीका को हल करने का ट्रिक, ये सम्राट ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, ये ऐसा खांटी मेथड है, कभी भी किसी भी सवाल को आप बना दोगे खटाक से। तो दिए गए असमीका का जो है कि कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लिखे, ये सम्राट ट्रिक है, आप लोग याद रखिए कैसे असमीका को हल करेंगे। तो देखिए पहले जो है कि आपको कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन यानी बराबर का चिन्ह लगा देना है, असमीका के चिन्ह को हटा देना है। एक्स वाई का मान बारी बारी से 0 रख कर पॉइंट्स बना ले। तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, और वाई का जो मान निकलेगा तो उससे आप पॉइंट बना लेंगे, बिंदु बना लेंगे। अब पॉइंट से रेखा खींच ले, जब आपको बिंदु बन जाएगा 2 ठो, तो दोनों बिंदु को मिलान कर देंगे तो रेखा नहीं खींचा चला जाएगा, आप रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद पॉइंट से रेखा खींच ले। फिर चौथा देखिए, इक्वल टू लगा रहे तो रेखा खींचे, इक्वल टू नहीं लगा रहे तो डॉटेड लाइन खींचे। अब देखिए तो असमीका में कभी कभी क्या होता है, हम आपको बताएं। देखिए इक्वल टू लगा रहे तो देखिए पूरी रेखा आपको खींच देना है, डायरेक्ट लाइन खींच देना है। इक्वल टू नहीं लगा रहे तो ऐसे डॉट डॉट करके लाइन खींचना है, वही चीज हमने बताया है यहाँ पर। अब देखिए इसका 25वां जो है कि मेन फैक्ट जो है कि असमीका को जो है कि छायांकित किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए भी हम एस्ट्रिक दिए हैं। तो असमीका को आपको छायांकित भी करना होता है, रंगना भी होता है। तो यदि मूल बिंदु 0 0 असमीका को संतुष्ट करे, यदि मूल बिंदु जो है उस असमीका को संतुष्ट कर देगा तो छायांकित भाग में मूल बिंदु सम्मिलित होगा। तो छायांकित भाग में मूल बिंदु सम्मिलित होगा, यानी मूल बिंदु की ओर होगा उसका छायांकित भाग।
दूसरा कंडीशन देखिए, यदि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वह मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, यानी उसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। और तीसरा इसका जो पॉइंट है आखिरी कि सॉल्यूशन रीजन का कॉमन पार्ट रंगे या छायांकित करे, तो जो भी हल क्षेत्र होगा उसी पार्ट को आपको रंगना है। तो यही था इसका थ्योरी। देखिए तो यहाँ पर हमने एक रूप से समझा दिया है। आप लोग बेहतरीन चाहते हैं जैसे बोर्ड पर समझा दे तोड़ तोड़ करके एकदम, जितना भी परिभाषा है उसका एग्जाम्पल के साथ भी, तो वो भी थ्योरी हम अपलोड कर दिए हैं। यानी चैप्टर 10 तक का जो है कि इस प्रकार से भी थ्योरी अपलोड कर दिए हैं, तो वह सब थ्योरी आपको प्रीमियर में मिलेगा। फ्री में इस थ्योरी को आपने देख लिया है, ये सब मेरा फ्री है। एक्सरसाइज भी आपको फ्री रहेगा। प्रीमियर में चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर दिए हैं, और जो छात्र प्रीमियर से जुड़ेंगे तो शुल्क चुकाना होगा 799 रुपये क्लास 11 के लिए, संपूर्ण कोर्स के लिए रखे हैं। तो जो छात्र चुकाएंगे तो पर्सनली हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, तो ऐसे छात्रों को जो कि प्रीमियर से जोड़ दिया जाएगा, उसको जो कि फुल्ली जो कि एक एक थ्योरी को तोड़ करके एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी मिलेगा, और फ्री में तो यूट्यूब पर आप लोग लाभ ले ही रहे हैं और ले सकते हैं।